टू यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और कल आपकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि जामिया में कल 9th का एंट्रेंस है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक मास्टर वीडियो लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो पूरे सिलेबस को कवर करती है। और अगर ये वीडियो आप, मैं समझता हूँ, देख के जाएंगे तो 50 to 60% क्वेश्चन आपको इस पूरी वीडियो से ज़रूर मिलेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और ये वीडियो बिना स्किप किए हुए आखिर तक देखिए। ये आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। इसके सारे चैप्टर से जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं वो हम कराएंगे, थोड़ा तेज़ कराएंगे। तो इसलिए जो है आप हमारे साथ रिवीजन में रहिए क्योंकि अभी टाइम कम है। पहला क्वेश्चन है, कंपोस्ट इज़ ए मैन्योर, बी फर्टिलाइज़र, सी पेस्टिसाइड, डी वीडिसाइड। तो जो कंपोस्ट होती है आप जानते हैं वो क्या है, एक मैन्योर है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज़ ए वीडीसाइड, फर्टिलाइज़र, फंगीसाइड और पेस्टिसाइड। तो ये हम क्वेश्चन कई बार आपको करा चुके हैं। तो वीडीसाइड जो BHC है वो क्या है, एक आपकी जो है पेस्टिसाइड है या वीडीसाइड है। इन दोनों में से आपको जो है आंसर गेस करके बताना है क्योंकि हम ये पिछली वीडियो में भी आपको करा चुके हैं। उसके बाद द केमिकल सब्सटेंसेज इन रिच इन न्यूट्रेंट्स आर कॉल्ड, ए फर्टिलाइज़र, बी वीडीसाइड, सी पेस्टिसाइड और डी हर्बिसाइड। तो जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो है न्यूट्रेंट्स रहते हैं वो क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं। ए उसका राइट आंसर होना चाहिए। ए जो है राइट आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द चाफ आफ्टर हार्वेस्टिंग इज़ नॉन एज, ए ड्रिलिंग, बी थ्रेशिंग, सी स्प्रेइंग। नीचे वाला नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी हमें इसका आंसर यहीं से मिल जाएगा। इसका आंसर होगा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज़ द राइट आंसर। उसके बाद द सॉइल मैटर फाउंड बाय डिकेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड ए पेस्टिसाइड, बी फर्टिलाइजर, सी ह्यूमस और डी बायोकोड, बायोसाइड। तो जो राइट आंसर होगा आपका फर्टिलाइज़र होगा, क्योंकि जो राइट आंसर होगा वो ह्यूमस होगा क्योंकि ह्यूमस जो होता है वो जो एनिमल्स वगैरह या जो पत्ते वगैरह जो मिट्टी वगैरह के साथ जो मिलके जो पूरा एक कंपोजिशन बन जाता है उसे ह्यूमस कहते हैं। तो उसके बाद अगला करिए, सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप्स एट द अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड ए कल्टीवेशन, बी इरिगेशन, सी हार्वेस्टिंग, सी डी सोइंग। तो जो एक समय पर जो सप्लाई होती है वाटर्स की क्रॉप को और अप्रोप्रिएट इंटरवल के बाद उसे इरिगेशन कहते हैं। राइट आंसर होगा बी। ये सेकंड क्वेश्चन चैप्टर से क्वेश्चन है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द पी, ए कोलाई, बी प्लाज्मोडियम, सी राइजोबियम, डी पेनिसिलिन। तो जो आपका रूट नोडल्स में, पी के जो रूट नोडल्स में आपका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है राइजोबियम। राइट आंसर होगा ए, वो सी वाला, सी राइट आंसर है। उसके बाद द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कंटेंस क्लोरोफिल, ए वायरस, बी फंगस, सी एल्गी, डी ऑल। तो जो एल्गी होते हैं उनके अंदर ही केवल क्लोरोफिल होता है क्योंकि फोटोसिंथेटिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होने की वजह से इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो राइट आंसर है सी। द डिसीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ इज, ए ट्यूबरक्लोसिस, बी पोलियो, सी टाइफाइड, डी मलेरिया। तो जो प्रोटोजोआ से डिसीज होती है दैट्स मलेरिया। राइट आंसर डी। क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर इज ए नायलॉन, बी रेयॉन, सी पॉलिस्टर, डी एक्रिलिक। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर होती है वो आपकी होती है नायलॉन। जो राइट आंसर होगा वो ए वाला ही राइट आंसर है। सॉरी, ये थोड़ा स्क्रीन गड़बड़ हो गई है, उससे नायलॉन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद वूल पल्प इज़ यूज टू मेक प्लास्टिक, बी वूल, सी जूट और डी रेयॉन। ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, आसान है तो करिए आंसर इसका कमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन नेचुरल फाइबर है, वूल, नायलॉन, PVC, पॉलीथीन। तो इसमें से वूल होगा। मेलामाइन इज़ अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, VC फाइबर और इलास्टिक। तो ये जो राइट आंसर होगा, मेलामाइन जो होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। राइट आंसर है इसका बी। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर से है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन कैरोसिन, ए आयरन, बी गोल्ड, सी कॉपर, डी पोटेशियम। इनमें से कौन सी धातु ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और वो कैरोसिन में स्टोर की जाती है। तो जो होता है पोटेशियम इनमें से जो होती है वो कैरोसिन में स्टोर की जाती है क्योंकि बहुत रिएक्टिव होती है। अगर यहाँ सोडियम भी आ जाए Na तब भी राइट आंसर हो जाएगा Na। उसके बाद नेम द गैस इवॉल्व विच मैन मैग्नीशियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ए क्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। उस गैस का नाम बताइए जब मैग्नीशियम जो है रिएक्ट कर लेता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो अगर हम रिएक्शन को देखें तो इस तरीके से चलेगी, Mg लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ HCl लिखेंगे। तो सीधी सी बात है, जो Mg होगा वो Cl2 यानी यहाँ पर 2 लगा लेंगे और यहाँ से H2 गैस बचेगी। तो कौन सी गैस बचेगी? हाइड्रोजन। राइट आंसर सी। द मेटल विच इज़ नॉट कोरोडेड बाई एयर, वाटर एंड एसिड। इसमें से कौन सी मेटल ना तो पानी से, ना हवा से और ना फिर एसिड से कोरोड होती है? ए कॉपर, बी जिंक, सी एल्युमिनियम, डी गोल्ड। तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम और सोना। तो इसमें जो डी आंसर होगा वो राइट होगा, क्योंकि जो गोल्ड होता है वो आपका ना तो पानी से, ना हवा से और ना फिर एसिड से कोरोड होता है। उसके बाद मेटल्स, इसमें भी इधर से लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग इट विथ। आयरन को गैल्वेनाइज किया जाता है किसकी कोटिंग से? ए क्रोमियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम और डी जिंक। तो इसको जो गैल्वेनाइज किया जाता है वो किया जाता है आपको जिंक की कॉट चढ़ा दी जाती है, आयरन को गैल्वेनाइज कर दिया जाता है, गैल्वेनाइजेशन है। इसमें जो है दोनों आंसर वैसे सही हो सकते हैं, क्रोमियम की भी कुछ में केस में हम परत चढ़ा देते हैं, तो क्रोमियम और जिंक दोनों आंसर ठीक हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ दिस विच इज़ वन मोर रिएक्टिव विद वाटर। इनमें से कौन सा पानी के साथ मोर रिएक्टिव होगी? तो ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी आयरन, डी कॉपर। तो राइट आंसर होगा सोडियम, क्योंकि सोडियम जो है वो बहुत तेज़ होती है और पानी वगैरह के साथ भी रिएक्ट कर लेती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरॉन इज। बोरॉन क्या है? एक बोरॉन मेटल है या मेटलॉइड है या फिर नॉन मेटल है या फिर एल्कली है? तो बोरॉन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है। कितना होता है एटॉमिक नंबर बोरॉन का? 5 होता है। अगर आप इसे उसके एलिमेंट के हिसाब से बांटेंगे तो आपको ये जो है वैसे जो कैटेगरी मिलेगी आपको, इसकी कैटेगरी आपको जो है मेटलॉइड में लगभग मिलेगी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, बोरॉन का जो है राइट आंसर होगा नॉन मेटल वैसे, लेकिन ये मेटलॉइड की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ द डेड वेजिटेशन इनटू कॉल इज कॉल्ड ए कार्बनाइजेशन, बी डिस्टिलेशन, सी कोल गैस, डी नेचुरल गैस। तो जो पुरानी वनस्पति है, मरी हुई वनस्पति है, उसका कोयले में बदल जाना क्या कहलाता है? कार्बनीकरण, या फिर जो आसवन डिस्टिलेशन, या फिर कोल गैस, कोयले की गैस, या फिर नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कार्बनाइजेशन होना चाहिए। कार्बनाइजेशन में क्या होता है कि कोयल में बदल जाता है वेजिटेशन, ठीक है। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, तो आसान सा क्वेश्चन था। ए नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इज कॉल्ड सीएनजी, एलपीजी, केएलजी, पीएनपी। एक नेचुरल गैस जिसको अंडर हाई प्रेशर पे रखा जाता है वो आपकी एलपीजी। राइट आंसर बी। उसके बाद नेक्स्ट आंसर होगा, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आर। उत्पाद जो प्राप्त किए जाते हैं डिस्ट्रक्टिव, जो भंजक आसवन होता है, जिसको आप कह सकते हैं कॉलमन जो आसवन होता है, उसके कोक, कोलतार, कोल गैस, बी पेट्रोल डीजल कैरोसिन, सी पैराफिन वैक्स बिटुमिन और डी कंप्रेस नेचुरल गैस यानी सीएनजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोक, कोलतार और कोल गैस। राइट आंसर होगा इसका ए वाला जो है वो राइट आंसर है। द माइनिंग ऑफ ऑयल अंडर सी इज टर्म्ड एज डिस्टिलेशन, बी कार्बनाइजेशन, सी शोर माइनिंग और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो जो अंडर सी के जो ये सब होती है, यानी सी के अंडर जो माइनिंग होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा शोर माइनिंग कहेंगे। सी वाला आंसर राइट होगा इसका। मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एलपीजी इज, अच्छा क्वेश्चन है। जो एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, उसका जो मुख्य अवयव है वो क्या है? ए मैथेन, बी ब्यूटेन, सी एथेन और डी प्रोपेन। तो इसका जो मुख्य अवयव हो जाएगा वो ब्यूटेन होता है। तो राइट आंसर होगा बी। उसके बाद लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। सबसे कम जो पॉल्यूटिंग फ्यूल होता है, जो सबसे कम प्रदूषित ईंधन है वो क्या है? कोक, कैरोसिन, डीजल, सीएनजी। तो बच्चा भी बता देगा सीएनजी होगा, ठीक है। उसके बाद ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिएगा।
The amount of the heat energy produced on complete consumption of 1 kg of a fuel is called A. calorific value, B. significant value, C. heat value, D. internal energy। तो जो अमाउंट होती है ऊर्जा की, जो मात्रा होती है ऊर्जा की जो निकलती है 1 किलो किसी ईंधन के जलने पर, उसको क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान, या फिर सिग्निफिकेंट वैल्यू, या फिर हीट वैल्यू, या फिर इंटरनल एनर्जी। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं आपका कैलोरीफिक वैल्यू। राइट आंसर होगा ए। सॉरी। विच जोन रिप्रेजेंट द पार्शियल कंबशन इन कैंडल फ्लेम। जो किस जोन में जो होता है सिर्फ अधूरा जलता है कैंडल फ्लेम में, यानी अधूरा कंबशन होता है? आउटर में, मिडिल में, इनर में, लोअर में? तो कमेंट करिएगा इसका आंसर। ठीक है, आसान था। बर्निंग कोल इन अ क्लोज रूम विल प्रोड्यूस। जो बर्निंग ऑफ कोल है वो कैसे, जो क्लोज रूम में प्रोड्यूस क्या करेगी, क्या कौन सी चीज़ प्रोड्यूस कर देगी, बना देगी? ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि बंद कमरे में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसलिए ये इस तरह की गैस बना देगी। आउट ऑफ दिस विच इज़ एबल टू कंट्रोल फायर। इनमें से कौन आग बुझाने के काबिल है? ए NH3 अमोनिया, H2 हाइड्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और डी फ्लोरीन। तो राइट आंसर होगा CO2। CO2 जो है आग बुझाने के काबिल होती है। विच जोन ऑफ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज़ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। इसमें से किस चीज़ का इस्तेमाल जो गोल्ड स्मिथ है वो करता है सोने वगैरह को पिघलाने के लिए और चांदी वगैरह को? ए आउटर जोन, बी मिडिल जोन, सी इनर जोन, डी लोअर जोन। तो राइट आंसर होगा आउटर जोन। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए किलोजूल पर किलोग्राम, किलोजूल पर ग्राम, जूल पर मिलीग्राम, किलोजूल पर मिलीग्राम। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ईंधन के लिए उसको एक्सप्रेस किया जाता है किलोजूल पर किलोग्राम के लिए। ए वाला राइट आंसर होगा। उसके बाद राइट क्वेश्चन है द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ अ सॉइल लीड्स टू ए डिजर्टिफिकेशन, बी रेनफॉल, सी स्नोफॉल, और डी डिफॉरेस्टेशन। जो आपकी जो ऊपर की लेयर है, सबसे ऊपर वाली जो टॉप लेयर होती है, वो लीड्स करती है डेसर्टिफिकेशन को, रेनफॉल को, स्नोफॉल को, या डिफॉरेस्टेशन को। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा डिजर्टिफिकेशन, क्योंकि जब टॉप सॉइल चली जाएगी तो फिर जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, मिट्टी रेगिस्तानी जैसी हो जाएगी, और रेगिस्तानी जैसी मिट्टी जब हो जाएगी तो फिर जो है जो वहाँ पर जो वनस्पति है वो सही तरीके से नहीं उगेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, डिजर्टिफिकेशन। नेम द स्फीयर दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट। इस स्फीयर का नाम लिखिए जहाँ ज़िंदगी को सपोर्ट होता है, यानी ज़िंदगी रहती है, और जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ए एटमॉस्फेयर, बी लिथोस्फेयर, सी बायोस्फीयर, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा आपका बायोस्फीयर, सी राइट आंसर हो जाएगा। द वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन अर्थ इज रेफर्ड टू एज। अलग अलग जानवरों का पृथ्वी पर रहना कहलाता है बायोडाइवर्सिटी, बी फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, सी लिथोस्फेयर, डी रिलेशनशिप, संबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद और क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन, चलिए देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ अ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया आर रेफर्ड टू एज ए बायोस्फीयर रिजर्व, बी सैंक्चुरीज, सी नेशनल पार्क्स, और डी ऑल ऑफ दी। अभी हमें इसका राइट आंसर लिखना है। तो बड़े बड़े एरिया होते हैं, बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जिनको आपको कंजर्वेशन के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है, जंगली जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए, और एनिमल रिसोर्सेज के लिए। तो और जहाँ पर ट्राइबल लिविंग्स रहते हैं, जनजाति रहती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? इनको आपका कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स, या फिर क्या कहते हैं इसको, ऑल ऑफ दिस कहते हैं। तो देखिए नेशनल पार्क्स जहाँ बनाए जाते हैं और सैंक्चुरीज जो बनाई जाती हैं और बायोस्फीयर रिजर्व जो बनाए जाते हैं, ये सब का काम जो है क्या चीज़ है? ये सब का काम जो है रिज़र्व करना है, और रिज़र्व करके जो है उनको सुरक्षित करना है,
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट वन नेशनल पार्क नेम्ड ए बोरी सतपुड़ा आनंद दुधवा। तो जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक वन नेशनल पार्क भी रखता है, उसका नाम है सतपुड़ा, बोरी, आनंद या फिर दुधवा। तो राइट आंसर होगा सतपुड़ा, राइट आंसर होगा सतपुड़ा। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है माना जाता है। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड ए बोरी एंड पंचमढ़ी, बी पंचमढ़ी एंड सतपुड़ा, सी सतपुड़ा एंड बोरी, डी नन ऑफ दिस। तो जो राइट आंसर होगा बोरी एंड पंचमढ़ी होगा इसका, ए वाला राइट आंसर है। उसके बाद जो है द किलिंग ऑफ एनिमल्स इलीगली इज रेफर्ड टू एज एसेसिनेटिंग, बी पॉचिंग, सी किलिंग, डी हॉन्टिंग। अवैध तरीके से एनिमल्स को मारना, जानवरों को मारना क्या कहलाता है? तो इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है, उसे कहते हैं पोचिंग। बी वाला आंसर राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं। सेल्स विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर ए यूकैरियोटिक सेल, बी प्रोकैरियोटिक सेल, सी सिंगल सेल, डी मल्टी सेल। वो सेल बताइए जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जिनमें कमी रहती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी न्यूक्लियस के अंदर, और यहाँ न्यूक्लियस इसमें है नहीं, तो न्यूक्लियस किसमें नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, इनमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, तो राइट आंसर होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल इज ए न्यूक्लियस, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, सी साइटोप्लाज्म, डी ऑर्गेनेज। तो जो कंट्रोल सेंटर होगा सारी एक्टिविटीज़ का वो होगा न्यूक्लियस, राइट आंसर ए। द कलर्ड ऑर्गेनेज विच आर फाउंड इन प्लांट्स ओनली आर ए क्लोरोफिल, बी प्लास्टिड, सी वैक्यूल्स, डी डब्ल्यूबीसी। तो जो कलर्ड ऑर्गेनेज होते हैं जो केवल प्लांट्स सेल्स में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? तो जो कलर पिगमेंट्स हैं, जो रंग देने वाले पिगमेंट्स हैं, उन्हें क्लोरोफिल कहते हैं, राइट आंसर होगा ए। उसके बाद जीन्स आर लोकेटेड इन ए क्रोमोसोम, बी प्लास्टिड, सी साइटोप्लाज्म, डी लाइसोसोम। जो जीन्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम पे, राइट आंसर ए। द अदर नेम ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज अ, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका भित्ति है या कोशिका मेम्ब्रेन है, उसका एक दूसरा नाम क्या है? तो ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी सेल वॉल, सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरा नाम है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज सेल, ए बी सेल वॉल, सी सेल मेम्ब्रेन, डी क्लोरोप्लास्ट। तो जो बेसिकली है यानी जो मुख्य इकाई है फंक्शनल कार्य की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है? तो वो है आपकी सेल, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ए न्यूक्लियस, बी न्यूक्लियोस, सी न्यूक्लियोप्लास्ट, डी वैक्यूल। क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ए राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस इन द ए ओवेरी, बी ओविडक्ट, सी टेस्टिस, डी यूट्रस। तो ह्यूमंस में जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो कहाँ पे जो है डेवलपमेंट पाते हैं? तो ये डेवलपमेंट पाते हैं ओवेरी में, सॉरी ये फर्टिलाइज्ड एग की बात कर रहा है, नॉन फर्टिलाइज की नहीं बात कर रहा है। तो फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो टेक्स प्लेस कहाँ करते हैं? तो वो फिर जो है यूट्रस में करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज्ड हो चुके हैं। अगर अनफर्टिलाइज पूछेगा तो फिर यहाँ पर आपका जो है ओवेरी राइट आंसर होगा। ऐसे फर्टिलाइज पूछा है तो फिर यहाँ पर यूट्रस आंसर होगा। नेक्स्ट है द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड ए एम्ब्रियो, बी फाइटस, सी जाइगोट और डी एग। तो जो सेल दो बार मिलके बनती है यानी मदर की और फादर की, उसको जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं उसको। उसके बाद द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म ऑफ एंड ओवा यूजुअली ऑकर इन द ए ओवेरी, बी यूट्रस, सी टेस्टिस, डी ओविडक्ट। तो स्पर्म्स और ओवा का जो फ्यूजन होता है वो कहाँ होता है? वो आपका जो होता है फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवा यूजुअली ओविडक्ट में होता है, जिसे फैलोपियन ट्यूब का नाम भी देते हैं हम। क्या कहते हैं उसको? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं हम इसको। और इसका जो एक जगह होती है इस्थीमस एम्पुला जंक्शन, वहाँ पर ये सब हो रहा होता है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ओविडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ नॉट अ विविपेरस एनिमल। इनमें से कौन विविपेरस एनिमल नहीं है? ह्यूमन बीइंग, काउ, डॉग, बटरफ्लाई। तो ये ऊपर के तीनों हैं और नीचे वाले जो डी बटरफ्लाई है वो नहीं है। इनमें से जरायु जंतु पूछे हैं आपसे। ए ह्यूमन बीइंग इंसान है, बी गाय है,
सी कुत्ता है, डी बटरफ्लाई है। तो राइट आंसर होगा बटरफ्लाई, सॉरी डी राइट आंसर होगा बटरफ्लाई। बडिंग ऑकर्स इन ए अमीबा, बी डॉग, पैरामीशियम ईस्ट। तो कई बार हम ये करा चुके हैं, बाइनरी फिशेस अमीबा में होता है और पैरामीशियम में, तो फिर बडिंग कहाँ पे होगी, बडिंग होती है आपकी ईस्ट में। राइट आंसर डी। द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड ए ओवा, बी स्पर्म, सी जाइगोट, डी यूट्रस। जो महिला फीमेल युग्मज होते हैं, युग्मज होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो फिर उनको कहते हैं आपका जो है ओवा, ओवम भी कहते हैं। द मेल गैमीट इज कॉल्ड ए स्पर्म, ओवा, एम्ब्रियो, जाइगोट। तो जो मेल गैमीट होते हैं उनको आपका स्पर्म कहते हैं, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। सेल्स के अंदर जो है, कोशिकाओं के अंदर कितने जोड़ी जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 पेयर, 23 पेयर, 24 पेयर, 25 पेयर। तो राइट आंसर होगा 23rd पेयर, क्योंकि 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं, 22 प्लस एक जोड़ी होते हैं, जिससे मिला के 23 पेयर हो जाते हैं। राइट आंसर होगा बी आपका, बी आपका राइट आंसर है, 23 पेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चिल्ड्रन गेट हाइट ड्यूरिंग एडोलसेंस एंड डिक्लाइन बैलेंस्ड फूड मेनार्क। बच्चे जो है हाइट पकड़ लेते हैं अपनी, कौन से ज़माने में हाइट पकड़ते हैं बच्चे, बच्चे हाइट पकड़ते हैं एडोलसेंस की एज में। राइट आंसर होगा ए। टेस्टिस सीक्रेट, टेस्टिस जो है सीक्रेट करते हैं, ए थायरोक्सिन, बी एस्ट्रोजन, डी टेस्टोस्टेरोन, डी आयोडीन। तो जो टेस्टिस होते हैं वो सीक्रेट करते हैं, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर सी। एडम्स एपिल है, एडम्स का जो एपिल होता है, यानी जो एक हड्डी होती है गले में, ये जो आगे निकला रहता है, उसको कहते हैं लार्ज लैरिक्स कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, एपिल ऑफ एडम कहते हैं, या फिर रेड एपिल कहते हैं। तो ये एक लार्ज लैरिक्स होती है, इसको जो है लार्ज लैरिक्स कहते हैं, ए राइट आंसर होगा इसका। The beginning of the menstruation at puberty is called a ovulation, B menstruation, C menarche, D menopause। तो जो शुरुआत में जब रज्जोस्राव होता है तो उसके शुरुआती रज्जोस्राव को कहते हैं आपका जो है मेनार्क कहते हैं। मेरे मेनार्क इसका नाम दिया जाता है सी। इन मेल्स द सेक्स हार्मोन्स, सेक्स क्रोमोसोम कंसिस्ट, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो कंसिस्ट करता है 1x एंड 1y, और बोथ x एंड x, बोथ y एंड y, 1 मेल एंड 1x, वो सॉरी 1m एंड 1x। तो जो मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो x और y होते हैं। राइट आंसर ए होगा। प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रिक्वायर्स, जो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है वो कहाँ से बनता है, सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन और ब्रोमीन। तो थायरोक्सिन के लिए जो बनने के रिक्वायर्स होती है वो आपकी होती है आयोडीन, सी वाला राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन फाउंड इन ह्यूमन, ए चिल्ड्रन, बी मेल्स एंड फीमेल्स, फीमेल ओनली, मेंस ओनली। तो टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन है वो ह्यूमंस में होता है, मनुष्य में होता है, किस में होता है, बच्चों में होता है, या फिर मेल फीमेल में होता है, या फिर जो है फीमेल्स में होता है, या फिर मेल्स में, तो फीमेल्स में होता है। राइट आंसर सी होगा इसका। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड ए मेंस्ट्रुएशन, ए मेंस्ट्रुएशन, मेनार्क और मीनोपाउस। तो जो फर्स्ट होता है उसे मेनार्क कहते हैं, जो अंतिम होता है उसे मीनोपाउस कहते हैं। सी वाला राइट आंसर है। मीनोपाउस occurs at the age of 10 to 12 years in boys, 45 to 50 years in male, 10 to 12 years in the girls, 45 into 50 years in women। तो ऊपर के तो तीनों ऑप्शन ही आप स्किप करेंगे, क्योंकि ये सॉरी दो ये मैन की बात कर रहे हैं, और जो 10 से 12 है वो मेनार्क का टाइम है, और जो 45 to 50 ईयर्स से औरतों में वो मीनोपाउस का टाइम है। तो राइट आंसर होगा डी। When a sperm containing Y chromosome fertilize an X chromosome, the zygote develop into a child, female, either a male or female, male। जब एक स्पर्म जो है आपके पास में, जिसके पास Y गुणसूत्र है और वो उसको निषेचित किया जाता है X गुणसूत्र से, तो जो जाइगोट्स होते हैं, जो बच्चा बनेगा वो किस प्रकार का बच्चा होगा, लड़की होगी, लड़का होगा। तो फिर X और Y मिल रहा है तो फिर ये बॉय होगा, यानी मेल होगा। राइट आंसर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द प्रेशर विच एक्सिस्ट बाय एयर अराउंड अस इज नॉन एज द, जो प्रेशर है, जो आपका जो दाब है वो जो हमारे चारों तरफ लगा हुआ है हवा के ज़रिए, उसको कहते हैं फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी मस्कुलर फोर्स, डी फ्रिक्शन। राइट आंसर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स प्रेशर। जो फोर्स होता है जो पर यूनिट एरिया में काम करता है उसको क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बी कॉन्टैक्ट फोर्स, सी फोर्स, डी प्रेशर। तो जो फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया है वो होता है आपका प्रेशर। राइट आंसर हो जाएगा डी। ए ब्लैंक एक्सट्रैक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अदर इज अ फोर्स, पुश और पुल, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट प्रेशर होगा ये। ठीक है, ये एक्सट्रैक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन एन अदर, जो पुश और पुल होता है वो आपका फोर्स होता है। तो राइट आंसर होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। मस्कुलर फोर्स इज आल्सो कॉल्ड ए नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, सी ग्रेविटेशनल और डी मैग्नेटिक। तो जो मस्कुलर फोर्स है, जो मस्कुलर बल है, जो आपका मांसपेशीय बल है, उसको पेशीय बल है जो है वो आपका जो है क्या कहलाता है? वो आपका एक तरीके से कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि आप उसमें कॉन्टैक्ट करते हैं किसी चीज़ को उठाने के लिए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज, चार्ज है ये, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये कहाँ से चार्ज होगा। जो फोर्स एक्सर्टेड किया जाता है एक चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरी चार्ज बॉडी पे, तो उसको क्या कहते हैं? आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ए ग्रेविटेशन फोर्स, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सी नॉन कॉन्टैक्ट और डी कॉन्टैक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फोर्स चेंजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉडी, शेप ऑफ अ बॉडी, ऑल ऑफ दीज। तो जो मोशन फोर्स होता है वो चेंजेस कर सकता है उसकी मोशन में बॉडी के, उसकी स्पीड में, उसकी जो है शेप में, और ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे में कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अवर मसल्स इज कॉल्ड, जो हमारी मसल्स के ज़रिए फोर्स लग जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डी बी मस्कुलर फोर्स, सी ग्रेविटेशनल फोर्स, डी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो फोर्स एक्सर्टेड किया जाता है हमारी मसल के द्वारा उसको हम कहते हैं आपका मस्कुलर फोर्स। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज एक्सपेक्टेड बाय इट्स वेट, ए बी मास, सी मैग्नीट्यूड, डी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। तो जो बल की शक्ति है उसको मापा जाता है भार से, द्रव्यमान से, या फिर जो है परिमाण से, या फिर जो है लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य बल से। तो इसको माना जाता है मैग्नीट्यूड से, उसके जो परिमाण होता है। राइट ऑप्शन होगा सी। लीव्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द, पत्तियां पेड़ों से गिर जाती हैं ज़मीन पर। क्यों? ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, बी मैग्नेटिक फोर्स के कारण, सी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, या फिर डी मस्कुलर फोर्स के कारण। तो पौधों से पत्तियों का जो गिरना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। राइट आंसर होगा सी। स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय पोजीशन ऑफ अ रेस्ट, पोजीशन ऑफ द मोशन, बोथ बाय द स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन, नन ऑफ दीज। तो जो मोशन की अवस्था है, गति की जो अवस्था है वो डिस्क्राइब की जा सकती है, प्रस्तुत की जा सकती है। पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ मोशन, पाथ बोथ बाय द स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन, नन ऑफ दीज। यानी दोनों से, या फिर जो है गति अवस्था में, या फिर जो है स्थिर अवस्था में, गति अवस्था में, या दोनों में, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पोजीशन ऑफ मोशन, बी वाला ऑप्शन है। To sharpen a blade of a knife by rubbing it against a surface, which of the following will be most suitable? Stone, प्लास्टिक ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, ग्लास ब्लॉक। किसी भी ब्लेड को, जो चाकू में ब्लेड है उसे रगड़ते हैं, और रगड़ने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है सुटेबल? तो पत्थर, प्लास्टिक, या फिर लकड़ी, या फिर शीशा। तो सबसे बढ़िया है स्टोन। आपने घरों में देखा भी होगा, सिल वगैरह से जो है औरतें उसको रगड़ लेती हैं। द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज़ लाइक ए डॉग, बी बर्ड, सी कार, डी ऑल ऑफ दीज। जो एरोप्लेन का शेप होता है वो किस प्रकार का होता है? तो ये होता है आपका बर्ड के प्रकार का। जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। उसके बाद फ्रिक्शन जो है, एक फो है, दुश्मन है, बी दोस्त है, सी बोथ एंड बी है, तो डी नन ऑफ दी। तो फ्रिक्शन को आपका फ्रेंड और फो दोनों कहते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लुब्रिकेंट क्या करता है? रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, ए बी इंक्रीज करता है फ्रिक्शन को, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो जो लुब्रिकेंट होता है वो रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को। राइट आंसर होगा ए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स करता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है रफनेस ऑफ द सरफेस की, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस को, या फिर जो है इंसुलेशन ऑफ द सरफेस को, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो डिपेंड्स करता है आपका ऑल ऑफ दीज पे। राइट आंसर होगा डी।
जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यानी घर्षण बल है वो डिपेंड्स करता है, ये तो हो गया, ठीक है। सॉरी, फ्लूइड्स आर लिक्विड गैसेस बोथ एंड बी नन ऑफ दी। तो जो फ्लूइड्स होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं या गैसेस होते हैं या दोनों होते हैं, तो राइट आंसर होगा इसका बोथ एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई इट्स ए फ्रीक्वेंसी, बी स्पीड, सी एम्पलीट्यूड, डी लाउडनेस। तो जो साउंड की पिच है वो डिटरमाइन की जाती है, जो स्वर की जो आपकी पिच है वो डिटरमाइन की जाती है, आपकी जो तय की जाती है किसके द्वारा, इसकी फ्रीक्वेंसी के द्वारा। ए वाला राइट आंसर है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सबसोनिक साउंड इज, तो सबसोनिक साउंड आपसे पूछी है, तो सबसोनिक का मतलब यही हो गया कि आपका जो है जिसे आप सुन नहीं सकते, तो लेस ए मोर देन 20 हर्ट्स, सॉरी मोर देन 20 हर्ट्स, बी 100 हर्ट्स, सी लेस देन 20 हर्ट, डी मोर देन 20,000 हर्ट्स। तो राइट आंसर होगा आपका लेस देन 20 हर्ट्स, सी वाला ऑप्शन राइट है। उसके बाद कॉचलिया एज अ पार्ट ऑफ, कॉचलिया एक पार्ट हैगा जिसको हियरिंग ऑर्गन है, बी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, सी मस्कुलर ऑर्गन है, डी एयर पोल्यूशन है। तो कॉचलिया जो है एक पार्ट है जिससे आप क्या कर सकते हैं, हियरिंग ऑर्गन है और आसानी से जो है ये सुनने में मदद करता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है, या मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स में मदद करता है, या फिर जो है एयर पोल्यूशन मदद करता है, तो ये मदद करता है आपका हियरिंग ऑर्गन है। ए वाला आंसर राइट होगा। ए 1 हर्ट्स इज इक्वल टू ए 1 वाइब्रेशन पर मिनट, 10 वाइब्रेशन पर मिनट, 60 वाइब्रेशन पर मिनट, 600 वाइब्रेशन पर मिनट। तो राइट आंसर होगा 60 वाइब्रेशन पर मिनट, सी वाला ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, ए पेंडुलम ऑसिलेट 20 टाइम्स इन द 44 सेकेंड, फाइंड द टाइम पीरियड। एक जो पेंडुलम है वो 20 बार जो है 4 सेकंड में ऑसिलेट होता है, यानी एक से जगह दूसरी जगह जाता है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, ए 0.05 सेकंड, बी 0.01 सेकंड, सी 0.2 सेकंड, डी 0.1 सेकंड। इसको बहुत आसानी से कर लेंगे क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो इस तरीके से होता है, यानी फ्रीक्वेंसी के, तो आप इसको 24 में अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के 0.2 सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। तो राइट आंसर होगा सी। लाउडनेस ऑफ द साउंड डिटरमाइंड बाई, जो आवाज़ की लाउडनेस है वो डिटरमाइन की जाती है पिच के ज़रिए, ए बी फ्रीक्वेंसी, सी एम्पलीट्यूड और डी टाइम पीरियड। तो जो आपकी लाउडनेस है साउंड की डिटरमाइन की जाती है आपकी एम्पलीट्यूड से, सी वाला आंसर इसका राइट है। उसके बाद जो नंबर ऑफ द वाइब्रेशन मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज, जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है जो एक वाइब्रेटिंग बॉडी करती है उसको क्या कहते हैं, जो जिसके अंदर वाइब्रेशन चल रहा है, फ्रीक्वेंसी, बी नॉइस, सी लाउडनेस और डी पिच। तो ये एक होती है आपकी जो है फ्रीक्वेंसी, राइट आंसर होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड 20 डिग्री सेल्सियस पे अप्रॉक्सीमेटली 3400 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड, 430 मीटर पर सेकंड, 304 मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर लगभग होती है, तो ये 340 मीटर पर सेकंड होती है। ए वाला बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा इसका, 340 मीटर पर सेकंड। उसके बाद साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ओनली, वाइब्रेटिंग एंड नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन हैज नो रिलेशन टू साउंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली। तो आवाज़ को जो पैदा किया जाता है वो किससे किया जाता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से या फिर नॉन वाइब्रेटिंग से, या फिर जो है जिसमें कोई रिलेशन ही नहीं है साउंड का, तो ये कही जाता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, राइट आंसर डी। उसके बाद साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, आवाज़ जो है स्वर जो है नहीं चल सकते, ए वैक्यूम, बी एयर, सी वाटर, डी सॉलिड। तो आवाज़ जो होती है वो वैक्यूम में नहीं चलती, बाकी सब में चलती है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ए। उसके बाद वाइब्रेशन इज आल्सो नोन एज ए वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सी ऑसिलेटरी मोशन एंड ऑफ दीज। जो वाइब्रेशन है उसको जाना जाता है वाइब्रेटरी मोशन से, ट्रांसलेटरी मोशन से, या फिर ऑसिलेटरी मोशन से, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा इसका वाइब्रेटरी मोशन, ए वाला पॉइंट राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एबव डीबी साउंड द साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल। इसमें से किसके ऊपर की जो आवाज़ है डेसिबल में जो है कान के लिए ख़राब हो जाती है, ए 60 dB, बी 40 dB, सी 120 dB, डी 80 dB। तो जो 80 dB से ऊपर की आवाज़ें होती हैं वो साउंड पोल्यूशन में आती हैं, राइट आंसर हो जाएगा 80 dB। 60 dB भी कुछ बुक्स में है बट राइट होगा 80 dB। उसके बाद व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन लार्ज साउंड इज प्रोड्यूस्ड, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ह्यूमन कैन हियर साउंड इन द रेंज ऑफ, ह्यूमन सुन सकते हैं इस रेंज को, स्टेडी की आवाज़ को 200 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 2 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर 2000 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इंसान जो होते हैं वो आवाज़ों को सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में।
8 ultrasound equipped works at the frequency A higher than 20,000 Hz, higher than 10,000 Hz, lower than 20,000 Hz। तो जो अल्ट्रासोनिक आवाज़ें होती हैं वो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की, तो ए वाला ऑप्शन जो होगा राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर और डिस्टिल्ड वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो कैसा कंडक्टर होता है, तो ये पुअर कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें जो है करंट नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर, ब्रिक, स्टील, प्लास्टिक, कॉटन। में से क्या चीज़ जो है अच्छा जो है गुड कंडक्टर हो जाएगा, तो इसमें से जो अच्छा कंडक्टर हो जाएगा वो स्टील हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टील। राइट आंसर हो जाएगा स्टील। उसके बाद पॉलीथीन इज़ ए कंडक्टर, बी एन इंसुलेटर, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ दीज। जो पॉलीथीन है वो क्या होती है, तो पॉलीथीन एक जो है इंसुलेटर है, किसी ने इसको लपेटा जाता है चीज़ों पे, इसमें करंट नहीं आता है। इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रोप्लेटिक जो है बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मीय प्रभाव या फिर बिजली का, या फिर जो है रासायनिक प्रभाव, या फिर जो है भौतिक प्रभाव, या फिर जो है चुंबकीय प्रभाव। तो इलेक्ट्रिक प्लेटिक जो बेस्ड है वो है आपकी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इलेक्ट्रोलाइट इज अ मेटल लिक्विड दैट कंडक्ट्स करंट एंड नॉन मेटल, डी नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड होता है जो कंडक्ट करता है करंट को। बी वाला ऑप्शन राइट होगा। फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सी इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन का फिलो क्या कहलाता है, चार्ज का फिलो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। डी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन LEDs द लॉन्गर लीड वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ए नेगेटिव, बी न्यूट्रल, सी पॉजिटिव, डी एनी टर्मिनल। LED में जो लंबा वायर होता है वो किससे कनेक्ट होता है, तो पॉजिटिव वाला से कनेक्ट हो जाता है। सी वाला ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, रिचर स्केल या रिएक्टर स्केल, बी सिस्मोग्राफ, डी पॉलीग्राफ, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। इसमें से कौन नेचुरल फिनोमिना नहीं है, ए अर्थक्वेक, बी साइक्लोन, डी लाइटनिंग, डी अर्थिंग। तो जो आपका नेचुरल फिनोमिना है वो नहीं है, तो आपसे पूछा गया, तो इसमें से जो है अर्थक्वेक भी है, साइक्लोन भी है, अर्थिंग नहीं है क्योंकि अर्थिंग इंसान कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्ज आर गेन्ड बाई द रबिंग ऑब्जेक्ट, रगड़ने वाली चीज़ों पर कितने प्रकार के चार्ज होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर होगा इसका 2। द वेव्स प्रोड्यूस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, वो तरंगें जो पृथ्वी के गर्भ में पैदा होती हैं उनको कहते हैं सिस्मिक वेव, बी लॉन्गिट्यूडनल वेव, सी माइक्रोवेव और डी रेडियो वेव। तो राइट आंसर होगा ए सिस्मिक वेव। अंबर इज ए मेटल, बी रबर, सी रेजिन, डी शुगर। तो अंबर क्या है ये आप जो है कमेंट करके बताइएगा। विच इज़ द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ए रिपल्सन, बी लाइटनिंग, सी कंबशन, डी इंसुलेशन। तो रिपल्सन जो है श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्ज है। बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड, जो 7 रंगों का स्पेक्ट्रम होता है उसको क्या कहते हैं, ए विबग्योर स्पेक्ट्रम, बी डिस्पर्जन, सी रिफ्लेक्शन। तो राइट आंसर होगा विबग्योर। फ्रंट बल्ज्ड पार्ट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड, जो गोल सा पार्ट है उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया, कोरोइड, प्यूपिल, रेटिना। तो जो आपका आगे जो गोल पार्ट है, फ्रंट बल्ज्ड पार्ट है, उसे कॉर्निया कहते हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रोड्स एंड कॉन इन द ह्यूमन। आँखों में जो रोड और कॉन पाए जाते हैं उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। कॉन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, ए बी कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, सी रॉड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, और जो डी है रॉड्स कैन सेंस कलर। तो जो राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन है, द स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट इनटू सेवल कॉन्स्टिट्यूट कलर इज कॉल्ड ए रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, सी डेविएशन, डी रिफ्लेक्शन। वाइट लाइट का 7 रंगों में टूट जाना जो है क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई इज कंट्रोल्ड बाई ए आई लेंस, बी कॉर्निया, सी आयरिस, डी रिलीरी मसल्स। जो लाइट एंटर करती है आँख में वो उसे कंट्रोल करता है आयरिस। सी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, आयरिस। लाइट एंटर थ्रू, लाइट प्रकाश जो होती है आई के अंदर आती है, आई लेंस, प्यूपिल, कॉर्निया और रेटिना, तो ये आती है आपकी प्यूपिल के थ्रू। विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट? ए जुपिटर, बी सैटर्न, मरकरी, सी डी मार्स। इसमें से किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? तो ये सैटर्न के पास है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। विच यूनिट इज यूज टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? लंबी लंबी दूरियों को नापने किसका इस्तेमाल किया जाता है? ए लीप ईयर, बी लाइट ईयर, सी सेंचुरी, डी साउंड ईयर। तो लाइट इसके लिए किया जाता है लीप ईयर का। द स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कंसलेशन, ए बी सिस्टम, सी गैलेक्सी, डी एस्टेरॉइड। तो राइट आंसर होगा कंसलेशन। विच स्मॉल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर? इसमें से कौन सा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर घूमती रहती हैं, तो इनको जो है सैटेलाइट कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। विच प्लैनेट इज कॉल्ड अ मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? इसमें से जो है किसको कहते हैं? मीनिंग वीनस को, मार्स को, जुपिटर को या मरकरी को? तो इसमें से जो है वीनस को जो है मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आवर गैलेक्सी इज नॉन एज, हमारी जो आकाश गंगा है वो कौन सी है? ए अर्थ गैलेक्सी, सन गैलेक्सी, सी मिल्की वे, डी कंसलेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा मिल्की वे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच रेडिएशन आर अब्जॉर्ब बाय द CO2? CO2 के जरिए कौन से रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है? ए अल्ट्रा रेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो अल्ट्रा रेड रेडिएशन जो आते हैं उसको CO2 के जरिए अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। द फिनोमिना ऑफ द मार्बल कैंसर ड्यू टू ए सॉइल पार्टिकल, बी फॉग, सी CFCs, डी एसिड रेन। तो जो पत्थर का कैंसर वाला जो क्रिया है वो हो रही है किसके कारण हो रही है? वो हो रही है एसिड रेन के कारण। जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। भोपाल ट्रेजेडी वाज कॉज ड्यू टू एयर पोल्यूशन, बी एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस, सी वाटर पोल्यूशन, डी लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस। भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य कारण था, वायु प्रदूषण, एक पॉइजनस गैस का निकलना, या फिर जल प्रदूषण, या फिर जो है किसी पॉइजनस गैस का लीकेज हो जाना। तो ये लीकेज हो गई थी पॉइजनस गैस एक, जिसको MIC का नाम देते हैं हम। MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यहाँ से निकल गई थी, जिसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई 3 दिसंबर 1984 की रात को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इज मोस्ट हार्मफुल टू एक्वेटिक एनिमल? इनमें से कौन सी चीज़ जो है एक्वेटिक एनिमल को, समुद्र के जानवरों को सबसे ज़्यादा नुकसान देती है? हैवी मेटल आयंस, बी सोडियम आयन, सी पोटेशियम आयन, डी क्लोराइड आयन। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा नुकसान देती हैं वो देती हैं आपकी हैवी मेटल आयन। जो ए वाला ऑप्शन है वो राइट होगा इसका। उसके बाद स्मॉग क्या है? ए स्मॉक इन डॉग स्टोमक, बी स्मॉक प्लस फोग, सी स्मॉक डॉग, डी फ्रॉग इन फॉग। तो राइट आंसर होगा स्मॉक प्लस फोग, इसे मिला के स्मॉक कहते हैं। द गैस यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटिंग प्लेसेस कॉजिंग सीरियस डैमेज टू ओजोन इज। जो गैस बहुत ठंडी चीज़ों में, यानी जो ठंडी करने वाली चीज़ें उनमें इस्तेमाल की जाती है और ये ओजोन को डैमेज कर दे रही है, वो है MFC, CFC, LPC, डी TFC। तो राइट आंसर होगा CFC। एसिड रेन मेनली कंटेन्स सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बी वाला ऑप्शन राइट होगा। ग्रीन हाउस गैसेस आर इंक्लूड, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कहलाती हैं CO2 मैथेन नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 आर्गन नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 मैथेन क्लोरीन, CO2 मैथेन फ्लोरीन। राइट आंसर हो जाएगा CO2 मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये आपकी जो मुख्य गैस हैं ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इज कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर? ए ब्रोमिनाइजेशन, बी फ्लोरिनेशन, सी फिल्ट्रेशन, डी क्रोमिनेशन। इसमें से बहुत सा जो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज्ड मेथड है पानी को साफ़ करने का वो क्या है? तो इसमें से जो है आपका हैगा फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन तो सबसे ज़्यादा है। क्लोरीनेशन में क्लोरीन डाल देते थे पहले, आप देखते होंगे कि पानी में थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आती है, वो क्लोरीनेशन है।
गंगा एक्शन प्लान इज एसोसिएटेड विद, गंगा एक्शन प्लान आया कब था? 1985 में आया था। पहले यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी याद रखिएगा पहले। गंगा इंक्रीज ऑफ फिश कल्चर इन द गैंग्स, यानी गंगा में आपको फिश कल्चर बढ़ाना था, गंगा के पानी को हटाना, वो प्रदूषण को हटाना था, और गंगा में बहुत ब्रिज बनाने थे, या फिर जो है पार्ट के ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना था गंगा में। तो इसका मेन काम था मोर ब्रिजेस बना, सॉरी जो रिड्यूस था, गंगा पोल्यूशन को रिड्यूस करना था। जो बी वाला ऑप्शन होगा वो राइट होगा। उसके बाद वन महोत्सव इज़ अ प्लांटिंग ट्रीज इन जनवरी, प्लांटिंग ट्रीज इन कटिंग ट्रीज इन जनवरी, कटिंग ट्रीज इन जुलाई, प्लांटिंग ट्रीज जुलाई। जो वन महोत्सव है वो क्या है? तो प्लांटिंग ट्रीज इन जुलाई। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्लांटिंग ट्रीज करने थे आपको जुलाई के अंदर, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है मास्टर वीडियो थी जामिया के लिए, और इसमें से लगभग 60 to 70% क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। और आगे चैनल पे एमयू वाले बच्चे जो हैं, एस्पायरेंट जो हैं, एमयू में जुड़े रहें, और इसको ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। एमयू में भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो साइंस क्लियर क्लासेस विश यू द ऑल द बेस्ट फॉर योर जामिया क्लास 9th and 10th एग्ज़ाम। और सॉरी लेट फॉर अपडेट बिकॉज I was out of the station. So all the best from the channel Science Clear Classes. So stay tuned on the Science Clear Classes. Thank you very much to watch the full video.